हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हाउ टू क्वालिफाई IBPS PO और SO प्रीलिम्स विद ओनली 2 मंथ्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो 2 मंथ्स प्रिपरेशन का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से और रिगर प्रैक्टिस करनी है उन सारे लाइक सिलेबस की और इवन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपको पूरे मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी और इंडिविजुअल सेक्शंस में क्या क्या आपको करना है, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में, वो मैं बताऊंगी। और लेकिन सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। तो तीनों में से कोई भी एक सेक्शन आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको क्वालिफाई करवा सके टोटल स्कोर अपना आपका बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश को कर लो, रीजनिंग है तो रीजनिंग को कर लो, और अगर आपका क्वांट्स स्ट्रॉन्ग है तो क्वांट्स को आप काफ़ी मतलब लाइक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और उसी में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है इंग्लिश। तो मैं इसमें ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था, ठीक है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए जो सबसे बेसिक और पहली चीज़ आपको करनी है वो है रीडिंग डेली एंड लर्निंग न्यू वोकेबलरी। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो करना ही है, तभी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, डेली रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको डेली पढ़िए। कोई भी एक नया वर्ड मिल रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका मीनिंग देखिए, क्योंकि ऐसे करेंगे अगर डेली का, तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन इतने आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, उनको पढ़ लीजिए एटलीस्ट, लेकिन एक प्रैक्टिस बनाइए रीडिंग करने की, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ना, तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इंग्लिश को, कि कैसे वर्ड्स को हम या टेंसेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ रीडिंग से ही इम्प्रूव होगा। ठीक है, और नई वोकेबलरी लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में नई नई वोकेबलरीज पूछी जाती हैं, इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा हर एक वोकेबलरी से। तो जितनी आप लर्न कर सकते हैं उतनी लर्न करिए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में जो मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी मुझे लगता था वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा लाइक टॉपिक है, हम कह सकते हैं, जो हर कोई कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा आता है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी तो ऐसा आता है कि क्वेश्चंस में जो लाइन लिखी रहती है वो ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही कॉपी पेस्ट होती है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि डेली के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद जिसको आपको फोकस करना है अपने फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस कंप्लीशन क्लोजनेस। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे होते हैं जो आप तुक्के लगा के भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड आपको लगता है कि फिट बैठेगा इस सेंटेंस में। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से आइडिया है कि कौन सा वर्ड सही है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए बस यही है कि रीडिंग, इसके लिए भी आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी, वोकैब लर्न करनी पड़ेगी, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आते हैं पैरा जंबल्स एंड स्पॉट करेक्शन। ठीक है, तो पैरा जंबल्स और स्पॉट करेक्शन में भी मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। ठीक है, तो देखो स्पॉट करेक्शन में तो क्या करना है, स्पॉट करेक्शन तभी आप कर पाओगे जब तक आपको एक आइडिया नहीं लगेगा। स्पॉट करेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि सेंटेंस में क्या रॉन्ग है। ठीक है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। तो डेली के स्पॉट करेक्शन के भी 5 to 6 क्वेश्चंस करिए। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर आते हैं पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स अब 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, जब मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करती थी तो उनमें जो पैराजम्बल्स बेसिकली वो पूछते थे वो ऐसे थे कि 5 सेंटेंस क्वेश्चन में दे दिए। ठीक है, अब आंसर वो ये पूछेंगे कि इन 5 सेंटेंस में से पहला सीक्वेंस में पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा।
तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। पहला और लास्ट फिर भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन जो बीच के सेंटेंसेस होते हैं उनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पैराजम्बल्स के आते हैं वो आते हैं कि जहाँ पे पूरा सीक्वेंस लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे ABCD सेंटेंस क्वेश्चन में दिए हैं और कहा है उनको ऑर्डर वाइज लगाइए, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या दिया रहता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ABCD होना चाहिए या DCBA होना चाहिए या फिर ऐसे ही कोई CADB ऐसे होना चाहिए। तो अगर इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। तो पैराजम्बल्स के लिए भी ऑब्वियस है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होगा। लेकिन ट्रस्ट में इंग्लिश एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो हाई चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करोगे और ये आपको क्वालिफाई करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में जो चीज़ मुझे सबसे इजी लगती थी वो थी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो मेरे सारे करेक्ट जाते थे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक काफ़ी इजी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। उसके बाद आते हैं ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में नो डाउट इजी होते हैं, पर एग्ज़ाम्स में रीजनिंग में कभी कभी टफ़ भी पूछे जाते हैं, लेकिन उतने टफ़ नहीं होंगे। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई ना तो जो टफ़ होगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये इजी होते हैं। इसके बाद आता है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ प्रैक्टिस से अगर आप करोगे तो हो जाएंगे आराम से। इनइक्वालिटीज़ भी ऐसी है जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें सॉल्व करने वाली हैं। अगर टफ़ आती हैं तो भी आप कर लोगे, इसीलिए इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके भरोसे चले जाओ, क्योंकि इनके नंबर्स कम भी आते हैं। मतलब रीजनिंग में ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कभी कभी 1-2 आ जाएगा या कभी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस पर टोटली डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। फिर आती है अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलॉजिज्म, ठीक है। सिलॉजिज्म के 5-6 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो सिलॉजिज्म को अगर आप मास्टर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ये सब भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के अलावा नहीं हो पाएगा। तो डेली हर एक टॉपिक के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर आता है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर रीजनिंग, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब ये समझ लीजिए एक सेट आ गया क्वेश्चन का और उसमें 5-5 क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर आपने पजल सॉल्व कर ली तो आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मेरे टाइम पे क्वेश्चंस बहुत ही आई कैन से डिफ़िकल्ट आए थे। पजल्स के या सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको सॉल्व करके लग रहा था कि आंसर ही नहीं आ रहा है, कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या आंसर होगा। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन थे। तो इसके लिए नो डाउट बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तब तक पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इनको सॉल्व करने के चक्कर में सारा टाइम निकल गया और बाकी क्वेश्चंस ना कर पाए। तो रीजनिंग में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, इनइक्वालिटीज़ हो गया, इनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इनको पहले सॉल्व करना, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे क्या होगा कि आप रीजनिंग कर पाओगे। लेकिन रीजनिंग के लिए स्पेसिफिक हमेशा टाइम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग करनी पड़ती है वो अभी से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के लिए हमेशा टाइम कम पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मतलब जिनको अच्छा नहीं लगता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिनसे सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, उनके लिए कह रही हूँ कि अगर आप ये वाले टॉपिक्स कर लेंगे जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किए हैं तो भी क्वालिफाइंग मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं
5-6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन नंबर सीरीज़ टफ भी आती है। तो मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब बहुत फुल डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी कि एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये मतलब बेसिकली सॉल्यूशन पे बेस्ड होती हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए आप कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी लगता था, इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करी। इसके अलावा जो अदर इजी टॉपिक्स मुझे लगते हैं वो आते हैं एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप इन टॉपिक्स पे भी मतलब फोकस कर लोगे ना तो आई थिंक क्वालिफाइंग मार्क्स आप आराम से क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर किसी की बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड। अगर आप पूरे सारे टॉपिक्स करना चाह रहे हो लाइक टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रपोर्शन, वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भी बहुत सही है, वो आपकी इंटरेस्ट पे बेस्ड है। लेकिन अगर कोई सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना चाहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो आई थिंक उनके लिए बस ये नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही सफिशिएंट होते हैं। आई थिंक इतना भी करोगे तो 20 क्वेश्चंस आप आराम से लाइक सॉल्व कर लोगे, एंड आई थिंक 20 इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, ओके। अगर आपको ओवरऑल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि और टॉपिक्स भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट हर एक चीज़ का बेसिक आइडिया ले लीजिए। जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसके फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लेना, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाता है इस टॉपिक का, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।